आज मैं आपको ये ऐसी आसन पद्धति प्रयोक्ता का वह भाग जिसमें फिजिक्स से जुड़ा हुआ है उसका सॉल्व कराने जा रहे हैं। वैसे किसी पेपर को सॉल्व करते समय ये देखना है कि हमें कम समय में कैसे और किस तरह क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं आपको आसन पद्धति प्रयोक्ता के कुछ क्वेश्चन जो साइंस में फिजिक्स से जुड़े हुए हैं सॉल्व कराने जा रहे हैं। वैसे तो आप जो है क्रमशः सॉल्व करते समय क्वेश्चन का आंसर या उसका एक्सप्लेनेशन आप अलग अलग चैनलों पर या हमारे द्वारा आप सुनते हैं, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को कब कौन सा अटेंड करें। तो आज आपको हम यही प्रयास करके समझाने का और सॉल्व कराने का तरीका बता रहे हैं, जिसमें ये तुरंत जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उनको करिए और बचे हुए क्वेश्चनों को फिर से रिपीट करके उनको सॉल्व करें। तो जैसे हम प्रयास करके आपको बता रहे हैं, वैसे कुछ ऐसे भी होंगे क्वेश्चन जो सॉल्व करना हो तो हम उसको लेफ्ट करेंगे, प्रोसेस बता देंगे, आप उसको सॉल्व करते रहिए, उसको लेफ्ट करेंगे और फिर जो तुरंत सॉल्व हो रहा होगा उसको टिक करके आगे आपको बताते चलेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 41 चूंकि सेट के बारे में यहाँ पर जो सीरीज सेट है वो नीचे तो बी लिखा है, तो कोई भी सेट हो हम क्वेश्चंस को जो पूरा रीड करते हैं वो आप अपने किसी भी सेट से मिला सकते हैं। तो जैसे 41 दिया है तो हम इसको लेफ्ट करेंगे, सॉल्व करना है। जैसे इसमें आपको बता दें, लेकिन आपको तुरंत लेफ्ट करके आगे सॉल्व करना चाहिए। जैसे दिया हुआ है कि स्टीफन के नियम से आपने पढ़ा होगा उसमें विकर्ण, जिसमें आप ये नोट करते हैं सिग्मा ए टी की पावर 4, इस तरह से आप बताते हैं। यहाँ पर आप कहते हैं कि E/T विकर्ण की दर या जो T है प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप है। तो इस तरह से आप इसका एक रेशो ले लेते हैं जिसमें T2/T1 इक्वल टू T2/T1 की पावर 4। बाकी इसमें सभी मान दिया हुआ है। जैसे T1 आपको दे दिया है 10 की पावर 5 वाट और पर मीटर स्क्वायर भी दिया है, पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ए भी ले लीजिएगा, पर मीटर स्क्वायर। और इसका टेम्परेचर भी दिया है जो कन्वर्जन आपको करना होगा 273 केल्विन में। इसी तरह से P2 आपको दे दिया है 10 की पावर 9 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको ये मान दे दिए गए हैं और T2 आपको सॉल्व करना है। तो भले ही ये इजी है, लेकिन कहने का सेंस कि इनको जब ये आप ऐड करके यहाँ पर लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पावर वगैरह का इधर ट्रांसफर करके सॉल्व करना, या थोड़ा समय लेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो भी। जैसे कि आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो T2/T1, तो ये आ जाएगा आपका P2/T1 की पावर 1/4। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो ये समय ले रहा है, तो आपको लिख करके अगला क्वेश्चन करना चाहिए। यही हम जैसे 10 की पावर 9 10 की पावर 5 है, तो इसमें से जो पावर आएगा उसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कोई इसका आंसर आप निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्रायल करने के बजाय आप आगे बढ़िए, जानते हैं ठीक है, आगे बढ़िए। तो इस तरह से हम ये पहला क्वेश्चन आपको जो था बता रहे थे कि इसको छोड़कर तुरंत आगे आपको सॉल्व करना चाहिए। और जैसे 42 है तो इसमें तुरंत आपको कर लेना चाहिए। जैसे द पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज 1। तो जैसे इसमें LCR सर्किट में देखिए, जैसे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए ये कोई ग्राफ प्लॉट कर दें, तो इन दो का रिजल्टेंट लेकर आप अगर इधर कोई फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो इसको आप कहते हैं VL माइनस VC। अगर ये ज़्यादा हो, इससे रियल की वोल्टेज DC से लार्ज हो
तो आप ये और वी आर यहाँ शो करते हैं। तो इस तरह से आप इसका tan फाइव और यहाँ से cos फाइव आप निकाल लेते हैं, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, इस तरह से। तो cos फाइव आपको यहाँ से जो प्राप्त होता है आर बाई जेड ये होता है। वैसे हम जेड डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जेड में आप ये लिखते हैं एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्योंकि रेजोनेंस में आप इसको इक्वल लेते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो फॉर रेजोनेंस आप ये कह सकते हैं कि जेड ही आर के इक्वल है, जेड आर के इक्वल है, तो इसको भी जेड लिख सकते हैं। और ये cos फाइव 1 के बराबर होगा। cos फाइव को ही हम लोग शक्ति गुणांक या इसको एलसीआर का शक्ति गुणांक कहते हैं। तो ये हम तो सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट आप टिक कर दीजिए। तो ये एग्जाम में अगर आप दिया है तो इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर फिक्स है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप रेजोनेंस कंडीशन में 1 पढ़ते हैं तो तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए। इसी तरह से 43 है जो भी डायरेक्ट है, जैसे कि जूल केल्विन एक्सपेंशन द क्वांटिटी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो जूल केल्विन एक्सपेंशन तो आप उसमें ये शो करते हैं जूल थॉमसन और जूल केल्विन में। जैसे कि एडियाबैटिक प्रोसेस द्वारा अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें उसकी हीट एनर्जी जो होती है नो चेंज होती है जूल थॉमसन में, इस तरह से। तो अगर ये चेंज नहीं होती है तो इसमें एंट्रोपी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको जूल एक्सपेरिमेंट, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इस तरह के एक्सपेरिमेंट अलग अलग, जैसे कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है तो इसमें जूल एक्सपेरिमेंट फॉर आइडियल गैस के लिए, जिसमें जूल कोफिशिएंट 0 बता दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो थियोरेटिकल हैं, तो इनको तुरंत आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं, आगे आप बढ़िए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 जो आप जानते हैं 20 करिए, जैसे इसको भी आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं कि एक प्रकाशित यंत्र में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग है और उसकी विभेदन क्षमता। तो इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर रिजॉल्विंग पावर। तो आप पढ़ते हैं जैसे कि लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन, इस तरह से आप पढ़ते हैं लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन। तो इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए तो जैसे हम टेलीस्कोप तो 1.22 लैम्डा अपॉन डी आप ये लिखते हैं। तो जब आप रिजॉल्विंग पावर लिखते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर इसका रेसिप्रोकल होता है, चाहे वो टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे, क्योंकि हम तो आपको बता रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। सीधे सीधे आपको मालूम है रिजॉल्विंग पावर इसका रेसिप्रोकल है, तो जो रेशियो लेंगे वो रिजॉल्विंग पावर का, जैसे P1 और P2 मान लीजिए, तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। पूरा जो रेशियो लेंगे उसमें लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 कर दीजिए। तो लैम्डा 2 जैसे 5000 दिया हो या 4000, तो उसका रेशियो ले लीजिए 5/4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि तुरंत सॉल्व हो जा रहा है कि 5/4। आंसर तो आप देख ही लेंगे, शायद भी दिया है। तो इस तरह से इनमें से कौन सा क्वेश्चन टच करने लायक है, तो हमने कहा कि आप दूसरा, तीसरा, अभी आपने देखा चौथा, तुरंत कर सकते हैं और इनको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 जैसे ये दिया 45 का, तो कह रहा है कि इसमें द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन। अब देखिए एफिशिएंसी तो अब इसको आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 1 माइनस T2/T1 ये केल्विन में होना चाहिए, सबको मालूम है। तो रख कर सॉल्व कर ही लेना चाहिए। जैसे ये 17 शायद दिया है, 273 यहाँ ऐड कर दीजिए, और इसी तरह से यहाँ पर जो है 137 प्लस 273 इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करके अब जितना भी आ रहा हो उसको आप सॉल्व कर लें, जितना भी आ रहा हो आप रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आ रहा हो तो देख कर सॉल्व करिएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें
आपको विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि यहाँ पर देखिए माइनस भी लगा है, पूरा हम इसको इसी में तुरंत मल्टीप्लाई कर दिए, आपको सॉल्व करके माइनस करके करना है इनटू ऐसे पूरा 100%। तो इनको करना चाहिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर है ठीक कर लीजिए। तो इस तरह से किस क्वेश्चंस को करना है किसको नहीं करना है, तो इस पर हम डिस्कशन करते चल रहे हैं, आप इनको सॉल्व करते जाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 46, तो अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट थ्योरी है तो करना ही चाहिए, अगर आ रहा है तो सीधे आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अच्छा ये तो हो गया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर एक्सरे 46 था, तो एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली एक्सरे की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। तो आप जानते हैं कि एक्सरेज वाले में वेवलेंथ पर उसकी वेदन क्षमता वेवलेंथ जो है वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो जो वेवलेंथ है वोल्टेज पर निर्भर करती है, तो तुरंत आप देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा, ठीक कर दीजिए। या वैसे आप पढ़ते हैं तो एनर्जी जो है आप इस तरह से एच सी बाई लेमडा रख कर, तो लेमडा एच सी बाई ई भी, तो ये सब कांस्टेंट है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज पर रखता है। हाई वोल्टेज पर लो वेवलेंथ का इमिशन होता है, तो इसको टिक करना चाहिए। तो इसमें वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ट्यूब पर डिपेंड करता है। तो इनको तुरंत टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सॉल्व करने का ऑप्शन नहीं है। तो जैसे कि 47 दिया हुआ है, 47 इसमें भी आपको ये बता रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए गिवन वेक्टर दिया गया है इक्वल टू 0। तो अगर आप इसका कोई कर्व भी लेते हैं सरफेस इंटीग्रल में, कर्ल ऑफ ए वेक्टर आल्सो 0। तो इस तरह से आप इनको जानते हैं तो तुरंत आप रखिए और इनका सॉल्व कर लेंगे। तो इनको करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई टाइम टेकन नहीं है और तुरंत आंसर आप बता सकते हैं। तो देखिए अब तक जो आपका पहले वाले में जितने भी क्वेश्चंस थे 41 से 47 तक, तो उनमें से फर्स्ट को हमारे हिसाब से छोड़, आप जानते हैं सही है ठीक है, लेकिन फर्स्ट को छोड़कर तुरंत आगे आपको करना चाहिए। और आपने देखा कि जो लगभग 6 क्वेश्चंस थे उनका आंसर आप बहुत ही जल्दी लगभग 4 या 3 मिनट्स में बता सकते थे आप। इसी तरह से 48 है, तो इसमें जैसे रिड्यूस मास का क्वेश्चन नंबर 48 का भी करना चाहिए, 48 का। तो इसमें रिड्यूस मास का फॉर्मूला आपको मालूम है, m1 m2 अपान m1 प्लस m2। इसमें ये बताया जाता है कि 2 लाइट पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके किसी सेंटर के अबाउट उनका कंबाइंड मास क्या होगा। तो कंबाइंड मास तो हाइड्रोजन एटम्स आइडेंटिकल है, जैसे यहाँ भी एमएच है और यहाँ भी एमएच है। तो आप इनको सॉल्व करें, हम तो समझा रहे हैं, डायरेक्ट आप जानते हैं फॉर्मूला, मान रख दीजिए कि m इंटू एम, यहाँ h बाद में लिख लीजिएगा, अपान 2m। तो इस तरह से m/2 या ms दिया है तो ms/2। तो इनका कोई आंसर होगा, सी दिया है शायद, तो आप सी टिक कर लीजिए या जो भी आंसर है देख कर आप टिक कर लीजिए। तो ऐसे जो है 48 करने लायक थे। तो आपको जो क्वेश्चंस करने लायक हैं तुरंत देखिए तुरंत सॉल्व करिए। जैसे सोलर कांस्टेंट तो आप जानते हैं, तो यहाँ पर जो है जैसे सोलर सेल का डिस्कशन, तो इसमें पीएन जंक्शन के अलग अलग एप्लीकेशन आपको बताए जाते हैं। तो जैसे उसमें फोटो सेल की चर्चा होती है, अर्धचालक सेल की चर्चा होती है, सोलर सेल की चर्चा होती है, तो अलग अलग वो जंक्शन बनाकर किए जाते हैं, तो इनको आपको करना चाहिए। तो इस तरह से ये जंक्शन आपको बताए जाते हैं, इनका एप्लीकेशन भी दिया है, आप जानते भी हैं, आप सॉल्व भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें भी जो है क्वेश्चन नंबर 50 में भी देख लीजिए, अगर ये इजी है क्योंकि आप पढ़े हैं डिफ्लेक्शन ई साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो अगर आपको एन जो है ऑर्डर जो प्रथम निम्न फर्स्ट के लिए, तो कह रहा है कि इसमें लेमडा क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू ई साइन थीटा। और ये जो है स्लिप के बीच की दूरी होती है, चाहे ये लिखिए या कोई जो भी नाम आप जानते हैं रख कर सॉल्व कर लीजिए। तो ये जैसे ये माइक्रोमीटर में दिया है, ये मीटर में हो गया, साइन 30 दिया है तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻6। या एंगस्ट्रॉम में बताना हो तो आप इसमें 4 जीरो और बढ़ा दीजिए
और इसके बाद इनको एंगस्ट्रॉन में लिख दीजिए या 5000 कर दीजिए। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को तो करना ही चाहिए, क्योंकि हम ओरल भी ऐसे बिना सॉल्व किए आप इसको टिक कर सकते थे और देखकर जो आएगा तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को 50 करने लायक था तो करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और इसी तरह से 51 है, जैसे पॉइंटिंग वेक्टर, इसको रिपीट किया है। अभी आपने अगर पेपर दिया हो तो उसमें भी क्वेश्चन आया था पॉइंटिंग वेक्टर का, और उसी फॉर्म में आंसर जारी भी किया गया था, E क्रॉस B और बाई म्यू। तो आप इनको कर भी लिए होंगे, या अगर कोई पिछला पेपर दिया होगा तो उसको डायरेक्ट याद भी रहा होगा। ये करने लायक था। अब क्वेश्चन नंबर 52, अगर आपको लगे कि समय लगता है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि और भी क्वेश्चंस हैं जिनमें जवाब ही न्यूमेरिकल का कोई पार्ट समझ में आए तो छोड़िए, आगे बढ़ के करिए, फिर समय बचे तब लॉग करिए। हालांकि अगर ऐसा लग रहा है कि तुरंत किया जा सकता है तो देख ले रहे हैं, कल कर दे रहे हैं। पेपर हमें अभी पूरा सेट साफ आया नहीं है, तो किसी में अगर कोई चीज़ रीड करने में दिक्कत होगी तो वो हम टॉपिक छोड़कर आगे आपको बोल भी देंगे। इस तरह से जैसे इसमें दे रखा है कि किसी साउंड सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो दिया गया है, किसी अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ इसको साउंडिंग कराने पर ये किसी नॉन फ्रीक्वेंसी के लिए दिया गया है या नॉन फ्रीक्वेंसी एक साथ कंप्लीट कराए जाने पर इसमें बताया जा रहा है 10 बीट्स, 10 बीट्स बैंड उत्पन्न हो रहे हैं पर सेकेंड। तो इसकी जो संभावित आवृत्ति आप पढ़ चुके हैं, या तो ये 10 अधिक होगा या 10 कम होगा, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जब आप रीड कर चुके हैं और फिर ये दूसरे के साथ कंप्लीट कराने पर, अब जो ये न्यू फ्रीक्वेंसी जो अननोन थी ये फिर दूसरे के साथ कंप्लीट, तो उसकी दी हुई है 325 हर्ट्ज। कंप्लीट कराने पर कह रहा है कि 15-20 बैंड उत्पन्न होते हैं, 15। तो निश्चित रूप से देखिए इसमें इसका डिफरेंस ले लीजिए तो आपको 15 आ रहा है, जबकि इसमें डिफरेंस लेंगे तो नहीं आएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो एक डायरेक्ट आप ये सोच सकते हैं कि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और दूसरे से डिफरेंस जितना आ जाए वो ठीक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, क्योंकि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा लिखें, तुरंत एक लाइन लिखिए और उसका आंसर आ जाएगा, तो आप कर सकते थे। तो ऐसे ही, तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपको बताया जा रहा था 52 बताया जा रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा कला संबंध जो है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोहेरेंट सोर्सेज, इनमें से कौन कोहेरेंट सोर्सेज की तरह कार्य करता है। तो पिछले उसमें आया था बाइप्रिज्म का, जो आपने जीआईसी प्रवक्ता का फिलिंग कर दिया होगा, तो उसमें हमने फिगर बनाकर बकायदे समझाए भी थे कि इस तरह से यहाँ पर आपको कोहेरेंट सोर्सेज, एक रियल से टू कोहेरेंट सोर्सेज बताए गए थे कि कैसे प्राप्त होते हैं, उन पर डिस्कशन हो चुका है। तो इसको आपको करना चाहिए, तो हम ऐसे खींच रहे हैं समझा रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो बाइप्रिज्म द्वारा कोहेरेंट सोर्सेज वर्चुअल जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं, इसमें बाइप्रिज्म द्वारा प्राप्त होते हैं। डी लिखा है, डी लिखा है, जिसमें जो लिखा हो आप टिक कर लीजिए, इसमें डी लिखा है। तो 52, तो इस तरह से 52 का आपने कर लिया होगा। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोहेरेंट, 53 ही था ये, आप कर चुके होंगे। तो 53 के बाद 54, तो ये थोड़ा टाइम टेकन है, अगर चाहें तो आप इसको छोड़ दें, लेकिन हम आपको हेल्प करते रहे कि ऐसे कर लीजिएगा। 30 डिग्री से ये कमरे के ताप पर, यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और 70 से टेम्परेचर फास्ट डाउन 50 तक लाया जा रहा है और टाइम ड्यूरेशन है 4 मिनट। तो फिर कह रहा है कि अगर हम 50 से 40 तक डाउन करें तो टाइम कितना लगेगा। तो आपको यहाँ पर चार्ट में ये बता दिया जाता है कि डेल थीटा बाई टी इक्वल टू के थीटा मीन माइनस थीटा नॉट, इस तरह से दिया जाता है। तो आप इसको फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। तो पहले जैसे ये डिफरेंस है तो यहाँ से डिफरेंस ले लीजिए, तो आपको ये 20 मिल गया, 4 से डिवाइड कर लीजिए। फिर अब इनकी मेन वैल्यू ले लीजिए, तो 12 हाफ कर दीजिए तो ये 60 हो गया। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 30 है, 30 लिख दीजिए। तो आपको एक इसके लिए मिल गया के इंटू 30। इसी तरह से दूसरे वाले में
इनका डिफरेंस आप यहाँ लिख लीजिए और बाई टी के, और फिर इनकी मेन वैल्यू ले लीजिए 45 माइनस और ये है 30। तो इस तरह से जब आप इनको सॉल्व कर लें 15 के और इनको डिवाइड कर लें, जैसे 5/10/t इक्वल टू 30/15, तो जो भी आ रहा हो आप इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 1/2 तो t इक्वल टू 4। तो आप इनको सॉल्व कर सकते थे तो करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि फिर भी नहीं तैयार है या ऐसा लगता है कि हमें और भी समय बचाना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं सॉल्व करना है, इसको भी छोड़ दीजिए और तुरंत आगे के क्वेश्चंस करिए, और जब समय बचे तब तो आप लौट कर सॉल्व करिए। तो इस तरह से जो है 40 ये भी हो गया। और क्वेश्चंस का सेट कहाँ पर है? हाँ 55, तो 55 देख सकते हैं 55। तो इसमें जो दिया गया है 55 में, जैसे यूरेनियम, तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। फिजन बाई यूरेनियम जो लिखा हुआ है ये शायद 235 दिया है, 92 235 ऐसे दिया गया है 235। तो इसको आप जानते हैं बेरियम के इलेक्ट्रॉन में विखंडित करते हैं 235 को, लेकिन इसको और भी पार्ट में अलग से आप देख कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेरियम और प्रोटॉन के अतिरिक्त भी विखंडन के उत्पाद कर सकते हैं, लेकिन आप बेरियम और न्यूट्रॉन का इसका एक विखंडन आप दिखाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 56, तो इसमें भी आपको ये बताया गया है कि कोई ट्रायंगल है, तो इसको भी तुरंत करना चाहिए क्योंकि ये ट्रायंगल क्लोज अगर है तो इसका सम 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी सम 0 हो जाएगा। तो आप उम्मीद है कि अगर ये क्रम ऑर्डर देख रहे हो तो 0 होगा, तो डायरेक्ट इसको भी कर लेना चाहिए। और 57 भी इजी था, तो आपको कर लेना चाहिए। 57 में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, तो उसमें ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घटता है, तो इसी कारण जो है गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है, ये आपको पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है। और 57 भी करना चाहिए। 58 देख सकते हैं कि अगर 58 की कोई इस तरह की बात हो तो इसमें सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी जब आप रीड करते हैं, तो हालांकि इसको अलग से ये न्यूक्लियस में टॉपिक है समझाया जाता है, अलग अलग टाइप की एनर्जी की चर्चा होती है, तो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं कि सरफेस एनर्जी अगर आपको याद हो तो इसको ऋणात्मक में लिया जाता है, और ये E इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिखकर, जैसे E इक्वल टू कोई कांस्टेंट आप चाहे जो भी लिखना हो, K या कोई कांस्टेंट, और इसमें आप पावर दे सकते हैं 2, इसका पावर 3/2 आना चाहिए, कोई दिया है 2/3 या 3/2, तो इसमें 2/3 साफ साफ तो नहीं है, 2/3 दे रहा है, तो 2/3 सही होगा। तो A की पावर 2/3, तो इस तरह से आप इनको जानते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये एक साथ आप पढ़े रहते हैं कि जैसे साइज मास नंबर पर किसके पावर में होता है, वॉल्यूम किसके पावर में होता है, डेंसिटी किसके पावर में होता है, रेडियस कितने पावर में होता है, उनको आप एक क्रम में एक जगह लिखे रहिए और उसको टिक कर दीजिए। तो ये आपको करना चाहिए। इसी तरह से 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 जो भी डायरेक्ट है उनको टिक करना चाहिए। तो 59 में आपसे दे रहा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन on its pressure, it depends upon coefficient of diffusion। तो कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन जो है, विसरण जो गुणांक है वो प्रेशर पर कैसे निर्भर करता है। तो आपको ये चीज बताया गया होगा कि जैसे टेम्परेचर पर 3/2 और प्रेशर पर ही -1, इस तरह से, या कोई कांस्टेंट अगर आप यूज करते हैं तो ये टी की पावर 3/2/K, तो ये रेसिप्रोकल है। तो आप अगर जानते हैं तो तुरंत इसको टिक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई टाइम टेकन नहीं है,
आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा, आप तुरंत चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही पेपर जो है देखते चलें, और जो तुरंत हो रहा हो, जैसे कि अभी तक में चाहे तो एक दो न्यूमेरिकल था, आप उसको छोड़ सकते थे सॉल्व करना, जैसे कि न्यूटन कूलिंग का था, कोई जरूरी नहीं, आप समय बचे लौट कर उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से इसमें 65 का है, आप चाहे छोड़ लीजिए क्योंकि सॉल्व करने के लिए कह रहा है। स्प्रिंग की जो है खींचा गया है और उस पर कोई बल लगा के बढ़ाया गया तो किए गए कार्य का मान होगा। हालांकि हाफ के एक्स स्क्वायर से आप रखें तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। इजी है लेकिन आपका समय वो लॉस करेगा। तो ऐसे ही आप 65 को चाहे छोड़कर आप 66 कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप जानते हैं तो आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब कह रहा है कि आपेक्षिक वेग और विराम द्रव्यमान के कण के लिए गति की ऊर्जा का व्यंजक। तो उसमें जो है आप जो है गतिक अवस्था में जब निकालते हैं तो रेस्ट वाली एनर्जी उसको माइनस भी कर लेते हैं। तो जैसे रेस्ट में आप लेते हैं mc m0c² और फिर गतिज ऊर्जा के लिए आप जो मूविंग में लेते हैं वो जैसे कि mc² मोशन के समय मास, तो जो डिफरेंस आता है वो काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। या आप गतिज ऊर्जा के लिए डायरेक्ट अगर आप हाफ एम बी स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं तो वहां से लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें डायरेक्टली करने के लिए दिया है तो आप इसका प्रयास कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है जैसे मीन फ्री पाथ का है वो प्रेशर का और टेम्परेचर पर अभी जो आया था मीन फ्री पाथ का, तो टी के और टी का क्या रिलेशन होता है उस पर आप डायरेक्टली कर लीजिए। जैसे टी के अगर प्रोपोर्शनल है तो सीधे आप आंसर बता सकते हैं टी के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इनमें आपको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मिल रहा है उनको आप टिक करते चलिए। जैसे कि प्राथमिक कुंडली में 0.01 सेकेंड में धारा को 2 एम्पियर से 0 एम्पियर तक कम करने में द्वितीय कुंडली में इतना वोल्ट उत्पन्न होता है, तो अन्योन प्रेरकत्व का मान होगा। तो जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय, तो आप जब अन्योन प्रेरकत्व पढ़ते हैं जैसे एन एस आई एस, तो आप प्रोपोर्शनल टू आई पी कहते हैं, या एन एस आई एस इक्वल टू आप एम आई पी कहते हैं। तो इसमें इसको हटाकर आप हर आगे वाला कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू आप पढ़ते हैं एन एस आई एस माइनस करके अपॉन टी। तो इसको रिप्लेस कर लीजिए और जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट आपको दिया ही है, तो अन्य प्रेरकत्व का ये मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ई एम इंड्यूस ईएमएफ इंटू टी और अपॉन आई टी, तो सब मान दिया है। आप रख कर एम की वैल्यू निकाल लेंगे। हालांकि अगर चाहे तो इसको भी छोड़ सकते हैं सॉल्व करने के बजाय, और क्वेश्चन देखिए और आगे बढ़िए। ये भी आसान था क्योंकि ईएमएफ भी दिया है और आपको टी भी दिया था, सब मान रख कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखना हो किसी के पास पेपर ना हो तो आई 2 एम्पियर दिया है, टी जो है आपका 0.01 सेकेंड दिया है और ईएमएफ आपका 100 वोल्ट दिया है। तो ईएमएफ इंटू टी बाई 2, तो आप चाहें तो ये हटा दीजिए, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो आप आसानी से इसका मान भी तुरंत ज्ञात कर लिए, 0.5 हेनरी आ गया। फिर भी आप अगर एग्जाम में चाहें तो छोड़कर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.5 हेनरी इसको भी आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे लौ चुंबकीय पदार्थों में ऊर्जा की हानि अनुपाती होती है, तो जो लूप से गिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसकी अनुपाती होती है। तो आप इसको फिर कर सकते हैं सीधे। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आप डायरेक्ट जानते हो उनको आप करते चलें। जैसे ये है, ये पदार्थ जिनके अणुओं के चुंबकीय आघूर्ण शून्य होते हैं, तो जैसे कि डायमैग्नेटिक का जो परमाणु है उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य है तो अणु का भी शून्य हो जाएगा। और अगर पैरा है तो संपूर्ण का विद्युत आघूर्ण शून्य मान लिया जाता है, लेकिन डाया का परमाणु और अणु शून्य मान लिया जाता है। तो जो थ्योरी भी आप जानते हैं सीधे आप उनको बता सकते हैं। जैसे कि इसके आगे एक और दिया है 61 में, तो उसमें भी जो है आपको हेल्प कर दिया है, इसको भी आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि बीजी भू वेलोसिटी और आपको
यहाँ पर वेग वेलोसिटी दोनों की चर्चा किया है अलग से, और बताया गया है कि जल तरंगों का वेग जी लैम्डा अपान 2 पाई है, जल तरंगों का वेग। तो उनके समूह का वेग, तो देखिए अगर एक पृष्ठ तनाव का प्रभाव होता तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव का ऐड करते हैं। अब कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का प्रभाव नहीं है, तो पृष्ठ तनाव का प्रभाव यहाँ से हटा दीजिए, तो जो ग्रुप वेलोसिटी का है वही इसका आ जाएगा, दोनों का इक्वल आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर पृष्ठ तनाव का प्रभाव ना हो तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन आप पढ़े हैं तो डायरेक्ट कर लेना चाहिए, इनको लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल होगा, पृष्ठ तनाव का प्रभाव आप अलग से हटा दीजिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं, जैसे आपको इसमें माइकलसन व्यतिकारी में गतिशील दर्पण को, अब ये दिया हुआ इतना विस्थापित करने पर दृश्य क्षेत्र में इतनी फ्रिंजेस विस्थापित होती है में प्रयुक्त तरंग है। तो अब आप जो है इसमें 2 म्यू टी इक्वल टू एन लेमडा, तो आप इसको विस्थापित करके कर सकते हैं, क्योंकि आपको इनमें मान दे रखा है विस्थापन कितना हुआ है, फ्रिंजेस भी चर्चा कर रहा है कितने विस्थापित हो रहे हैं, तो लेमडा आप आसानी से रखकर ज्ञात कर सकते हैं। फिर भी अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। गुदोश में विचुम्बकन की घटना का प्रयोग किया जा सकता है, तो इनमें जो है आप उच्च शक्ति के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो और भी पार्ट दिया है, इनका अगर थ्योरेटिकल आप मान जानते हैं तो आप इनको आसानी से करें और अन्यथा आगे बढ़िए। कौन सा कथन सत्य है, तो इसको भी थ्योरेटिकल दिया है, अल्फा कणों को सुपरवार्षिक पर अल्फा फायर नहीं है, तो इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आगे हम बढ़ रहे हैं। विस्थापन की धारा यहाँ क्लियर है, तो विस्थापन की धारा किसका मुख्य योगदान है, तो मैक्सवेल जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताते हैं, जो विस्थापन धारा आप ज्ञात करते हैं, और वहाँ बताया जाता है कि विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण जो फ्लक्स परिवर्तित होता है उसमें अतिरिक्त धारा बहती है परिपथ में, जो विस्थापन धारा होती है। तो इसको भी आप चाहें तो कर सकते थे, क्योंकि मैक्सवेल ने इसका स्टेटमेंट दिया था। और क्वेश्चन नंबर 80 है, तो इसमें जैसे कि कह रहा है कि पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट तो आप जानते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर का भी क्वेश्चन भी अभी आया था, वहाँ से यूनिट आप निकाल सकते हैं, जिसमें E इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट लिखा गया था, निकाल लीजिए। अगर याद है तो ठीक है, जैसे वाट पर मीटर स्क्वायर, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो उसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। इसी तरह से 81 है, तो इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करना है तो आप इसको चाहे तो ईजी है तुरंत सॉल्व करिए, नहीं तो आपको जैसे 82 कि हीलियम नियान लेजर में हीलियम परमाणु, तो आप जानते हैं कि हीलियम नियान में हीलियम जो है नियान को एक्साइटेड के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देता है। तो हीलियम एटम्स जो है नियान को एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं। तो थ्योरी दिया है, आप पढ़े हैं, उसको टिक कर दीजिए, तो ये भी आपको डायरेक्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह से जो है 83 कह रहा है कि सरल आवृत्ति दोलन के लिए यहाँ पर औसत गतिज ऊर्जा जो है आपको लिया गया है, और औसत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। जब आप नॉर्मल करेंगे तो वैसे तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन दोनों का एवरेज इक्वल लेकर और टोटल सम कांस्टेंट ले लिया जाता है। जैसे कि आप ऐसे पढ़ेंगे तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करेंगे तो ये आप के ए स्क्वायर के रूप में, या जब पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये डिफरेंस आता है। लेकिन आपको इन बिहेवियर ये बताया गया है कि ये दोनों इक्वल आएंगे और इनका रेशियो जो है 1 हो जाएगा, या इनका सम जो है आप कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का एवरेज जब आप सम लेते हैं तो वो टोटल के बराबर कांस्टेंट रखते हैं। इस तरह से ये दोनों का एवरेज इक्वल लेकर इनको 1 कर दिया गया है। तो आप इनको जानते हैं तुरंत टिक कर लीजिए, क्योंकि ये इजी है, डायरेक्ट टिक कर सकते थे। और ये भी जैसे दिया है एक्सरेज इमिशन ट्यूब द इमिटेड बाई एक्सरे टेप, तो एक्सरेज आप जो प्राप्त करते हैं
वो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराकर किसी हैवी मेटल से टकराने के पश्चात एक्स को प्रोड्यूस कराते हैं। तो किसको एक्सीलरेट कराते हैं? इलेक्ट्रॉन को। तो यही पूछा है कि किसको एक्सीलरेट कराया जाता है। तो इसी तरह से कॉम्पटन इफेक्ट की चर्चा है। कॉम्पटन प्रभाव में तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो है ये 1 माइनस कॉस फाइव ये जो है एंगल ऑफ स्कैटर पर डिपेंड करता है। तो आप इनको सीधे टिक कर सकते थे। 85 तक अगर हमने इधर रीड कराया तो आपने देखा कि इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने थे, लेकिन हम कह रहे हैं उनको भी छोड़ दीजिए। आप पहले बिना सॉल्व किए हुए जो दिए हैं, ताकि बाद में आपको ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आ रहा हो और आप उसको छोड़ कर चले आए, या उसको ऐसा अंदाजा टिक कर भी चले आए। जैसे कि संवेग और ऊर्जा का ये रिलेशन जो है इतना प्रचलित है कि आप सब लोग, जैसे इसमें ए स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर सी की पावर 4, तो ये सब लोग जो है बिल्कुल रटे हुए हैं। तो ठीक कर ही देना चाहिए। जब आपको आता है तो इनको लेफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आप देखिए और टिक कर दीजिए। इसी तरह से 87 में है, आइंस्टीन के अनुसार यह ठोस के सभी परमाणु के अनुसार कंपन। तो इसमें जो है यहाँ भी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं शो कर रहा है। जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम लेफ्ट कर दे रहे हैं, उसको जूम करके देखते हैं क्लियर हो जाए तो ऐसे जो क्लियर दिख रहे हैं पहले हम आपको रीड कर दें, जो बचेगा वो हम कर देंगे, क्योंकि टाइम होने भी जा रहा है। तो आपको एक लेक्चर आउट देकर इस पर हम क्लियर कर देंगे, या तब तक एक आध सेट कोई दूसरा आ भी जाएगा मेरे पास, या आ चुका होगा तो उसको देख कर हम कर देंगे। तो कम वेगों पर अवमंदन बल होता है। तो डैम्पिंग फोर्स की बात कर रहा है, तो अवमंदन बल जो है तो उसमें वेग के अनुपाती आता है। डैम्पिंग वाले में जब आप पढ़ते हैं इस तरह से, जैसे आप फ्री के लिए माइनस के एक्स लिखते हैं, डैम्पिंग के लिए तो माइनस बी इंटू बी। तो ये वेलोसिटी के अनुपाती, अगर ऋणात्मक लिखा होगा तो नेगेटिव, नहीं तो अनुपाती आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो कोई ऑप्शन दिया हो तो उसको आप टिक कर लीजिए, बताया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखें कि आपको उसको तुरंत देखकर ही आप टिक कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रोक दे रहे हैं, क्योंकि पेपर तो काफ़ी इजी लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग तो वैसे भी बिना ये सब सॉल्व कराए खुद ही ढूंढ लेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बस हम आज प्रयास कर रहे थे कि अगर पेपर आपने दे कर आया है तो उसमें करना क्या चाहिए था। जैसे हम पलटते पलटते लास्ट में देख रहे हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर जाने पर तो वैद्युत क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत जो है 0 रहता है, सतह से अंदर तक कांस्टेंट रहता है। देखिए सीधे क्वेश्चन दिख गया, आपको हमने बोल दिया। इसी तरह से जो है मैक्सवेल का थर्मल रिलेशन आप लोगों को कई बार बताया गया है। तो उसमें अगर आपको 4 इक्वेशंस में सीधे दिख रहा है, जैसे इसमें डायरेक्ट डी में कि dt by dv at constant t इक्वल टू ds by dt into v, ये इक्वेशन उन्हें नहीं रहता है। तो आपको देखते देखते देखिए बंद करते वक्त में भी 101 102 में ये डायरेक्ट आंसर दिख रहे हैं। तो ऐसे होता है कि देखिए आप पेपर क्लोज करने जा रहे हैं, फिर भी लास्ट में कुछ ऐसा इजी दे दिया है जो तुरंत आप, जैसे कि 99 में दे दिया है कि यहाँ पर गोली वेतन को दूर करने के लिए तो जो है फोकल लेंथ f1 f2 का डिफरेंस ले लेते हैं, f1 माइनस f2, तो गोली वेतन को दूर कर सकते हैं। जैसे इसी तरह से इसमें दे दिया है कि विकिरण ऊर्जा, तो ये स्टीफन का नियम परम ताप के चतुर्भुज का अनुपाती होती है, तो 97 का डी हो जाएगा। इसी तरह से आपको कह रहा है कि द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्लेन ग्रेटिंग इज, तो आपने पढ़ा होगा, तो एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपको प्लेन ग्रेटिंग का, तो इसमें जैसे ये दिया है तो आप टिक कर लिए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कि आप कोई पेज तुरंत कभी पलटिए और ऐसा दिख जाता है कि आप न चाहते हुए भी, जैसे 95 है तो इसमें 0 1 1 1
तो इस तरह का रिजल्ट जो है आप नैंड गेट में प्राप्त कर लेते हैं। 1 1 का 0 दे रहा है और 1 0 का 1 0 1 का, इसका मतलब नैंड गेट का रिजल्ट है। तो देखकर ही तुरंत आप कर सकते थे। और इसी तरह से टोटल स्पिन ऑफ कॉपर पेयर, तो कॉपर पेयर के लिए जो है ये 4s में, तो 4s के लिए आप कह सकते हैं L0 M0 और S की वैल्यू प्लस आप होती है, अर्थात आप डायरेक्ट ए टिक कर सकते हैं। जैसे इसको 97 का रहा हार्टले ऑसिलेटर, तो आप डायरेक्ट पॉजिटिव फीडबैक टिक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं कि आपको कोणीय संवेग आप जानते हैं कि ये यहाँ पर जो है एक्सियल वेक्टर के रूप में, हालांकि इसको आप जो है इस तरह रखते हैं जैसे टेंसर क्वांटिटी के रूप में भी लेते हैं, लेकिन आप इसको एक्सेल वेक्टर भी कह सकते हैं। ऐसे दे दिया गया है। फिर अगले में आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो भी एनर्जी है वो आप उसका जो यूज करते हैं लेमडा इक्वल टू एस अपान लिख कर और उनकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। एस अपान अंडर रूट 2m लिखते हैं, तो वहाँ से एनर्जी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इनमें से जो भी क्वेश्चंस हैं हमें नहीं लगता है कि आपको बताने लायक है। पेपर तो अब सबका पेपर का अलग अलग लेवल होता है, तो इस पेपर में हमें नहीं लग रहा है कि आपको रिपीट करके दोबारा हमें बताना पड़ेगा। जो भी दिए हैं बहुत ईजी है और सब लोग इनको कहीं ना कहीं से आप खुद ही ढूंढ के कर लेंगे। तो जो हमें हेल्प करना था या आज हमको यही बताना था केवल कि कोई पेपर अगर आप सॉल्व करें तो उनमें से ये कोई जरूरी नहीं कि आप पहला दूसरा तीसरा सब ट्राई करते जाएं, भले ही आपको आता हो। जो लगे कि कोई टाइम लॉस कर रहा है लेट कर दीजिए और तुरंत उनको आगे बढ़िए, खुद सॉल्व करिए, आगे बढ़िए और इस तरह से आपको पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो एग्ज़ाम जैसे एलटी का होने जा रहा है उस पर आपको क्लासेस चल रहे हैं उनमें, या आपको ऑनलाइन भी कुछ सुझाव दिया जाएगा कि किस तरह से एलटी जीआईसी के लिए आप तैयारी करें। तो आप उम्मीद है कि अब आप पेपर देकर रिलैक्स होंगे और फिर अगले एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे। भले ही आपका रिजल्ट भी अच्छा जाए, लेकिन जो पेपर सामने वाले हैं उनको जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए लगातार तैयारी में बनाए रखना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर आप अगले वीडियो के लिए इंतजार करें।